नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। तो दोस्तों, इंडियन एग्रीकल्चर के 25वें क्लास में आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं ये मेंस के पर्सपेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट है और दिस इज एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, इसको अंत तक जरूर सुनिए एंड इसके नोट्स भी बनाते चलिए। तो दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं पाथ फाइंडर पर। इसके सिवा आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल या फिर कम्युनिटी पेज पर जुड़ सकते हैं, जहां पर लेक्चर के बाद आपको पीडीएफ अपडेट्स भी मिल जाएंगे। इसके सिवा दोस्तों, आईएएस ड्रीम ऑफर भी हम रन कर रहे हैं, जिसके तहत 1 साल की जो सब्सक्रिप्शन है, जिसमें जीएस एंड ऑप्शनल यानी जो प्लस कॉम्बो है, इसकी कीमत है 49,965 रुपीज ऑन यूजिंग द कोड KC10। सिर्फ 1 साल नहीं दोस्तों, हम आपको 3 मंथ्स एक्सटेंशन भी दे रहे हैं, यानी आपका जो सब्सक्रिप्शन है ये 15 महीने का होने वाला है। तो 15 महीने का सब्सक्रिप्शन जीएस एंड ऑप्शनल 49,965 रुपीज में मिलेगा। जब आप KC10 कोड यूज करेंगे तो कुछ एडिशनल भी मिलेगा। वो ये है, आपको मेरे द्वारा हैंड होल्डिंग मिलेगी, मेंटरशिप मिलेगी, बेस्ट गाइडेंस मिलेगी। और ये जो गाइडेंस है ये सारे सब्जेक्ट्स ऑफ जीएस, एसए एंड ज्योग्राफी ऑप्शनल को कवर करेगी। जो मैंने 5 यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के मेंस एंड इंटरव्यू में सीखा है वो सब मैं आपके साथ साझा करने वाला हूँ। इसके सिवा लोन की भी फैसिलिटी है, आप चाहें तो लोन भी अवेल कर सकते हैं। 2 घंटे में लोन अप्रूवल है, मिनिमल पेपर वर्क है, फ्लेक्सिबल टेन्योर्स भी है। तो दोस्तों, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग जैसा नाम से ही पता चल रहा है, 2 शब्द के मेल से बना है। एग्रीकल्चर और मार्केटिंग, नाम से ही पता चल रहा है क्या है। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का बाइंग एंड सेलिंग, इसी को क्या कहते हैं, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। यानी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस क्या हो गया, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हो गया दोस्तों, जैसे कि कोई गेहूं का किसान है, गेहूं उगा रहा है, या फिर कोई धान उगाता है, चावल उगा रहा है, इस प्रकार से। तो धान उगाया तो उसे जो चावल है उसकी बाइंग एंड सेलिंग जो हो रही है, दैट इज एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। तो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में जो मार्केट है वो 3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस निभाता है। पहला तो क्या है, एक्सचेंज फंक्शन। एक्सचेंज फंक्शन क्या हो गया कि देखिए, मैं हूं किसान, मैंने एज अ किसान मान लीजिए मैंने गेहूं उगाया, और गेहूं उगा के मैं गया मार्केट और वहां पर जाके मैंने गेहूं बेचा। तो किसी ने मुझसे गेहूं खरीदा, मैंने बेचा, और हो सकता है अभी इसको किसी ने बीच में स्टोर किया, मार्केट में ही यार्ड होगा, वहां पे स्टोर हुआ। तो इस प्रकार का फंक्शन इज कॉल्ड एज एक्सचेंज फंक्शन। दूसरा फंक्शन होता है फिजिकल फंक्शन लाइक ट्रांसपोर्टेशन। जो मार्केट यार्ड है वहां से फर्दर जिसको बेचा जाएगा उसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। मैं लेके आया, मैं ट्रांसपोर्ट करवाया, वहीं मार्केट के पास में प्रोसेसिंग यूनिट होगी जहां पे प्रोसेसिंग हो रही है। या फिर मार्केट यार्ड में जब हम गेहूं को स्टोर किए तो उसको स्टैंडर्डाइज किया गया। मेरा गेहूं को क्या किया, एपीएमसी जिस मार्केट में मैं बेचने गया उस मार्केट में उसको स्टैंडर्डाइज करके गेहूं के क्वालिटी के अनुसार उसको ग्रेड करके उसी डब्बे में डाल दिया गया, उसी यूनिट में डाल दिया गया। तो उस प्रकार से स्टैंडर्डाइजेशन हो गई। तो इससे क्या होगी, इस स्टैंडर्ड के गेहूं की ये कीमत है, ये पता चल जाएगा। तीसरा हुआ दोस्तों फैसिलिटेटिंग फंक्शन। फैसिलिटेटिंग फंक्शन यानी मार्केट क्या करता है, ये अन्य चीजें भी करता है अदर देन एक्सचेंज एंड फिजिकल फंक्शन। ये क्या होता है, फाइनेंस करता है। मैं गेहूं का किसान हूं, मान लीजिए मैं मार्केट गया, मार्केट जाके मैंने बोला कि मालिक मुझे अगले सीजन के लिए धान उगाना है, चावल उगाना है, तो पैडी कल्टीवेशन करनी है, राइस के लिए, पैडी के लिए आप मुझे क्यों ना पैसे दे दें, उधार दे दें। अब मैं गरीब किसान हूँ, बहुत स्मॉल मार्जिनल फार्मर हूँ मैं, मेरी ज़मीन बहुत छोटी है। क्या कौन होता है स्मॉल मार्जिनल फार्मर, अभी घबराइए मत, हम कवर करेंगे आने वाले क्लास में। तो मैं बहुत, मेरे पास मान लीजिए बहुत कम ज़मीन है, 0.5 हेक्टेयर की ज़मीन है, बहुत छोटी ज़मीन है, वो भी मेरे नाम पे नहीं है, 4 लोगों के ऊपर बटी के नाम पर है मेरे फैमिली में। तो इस प्रकार का मैं किसान हूँ, तो मुझे बैंक भी लोन नहीं दे रही है। तो मालिक, आपने मेरा गेहूं खरीदा, बहुत बहुत मेहरबानी। अगले सीजन के लिए मुझे धान उगाना है, थोड़े पैसे की आवश्यकता है, आप मुझे क्यों ना 40%, 32% ब्याज पर पैसे दे दें। तो ये क्या हुआ, फाइनेंसिंग फंक्शन। भले ही एक्सप्लॉइटेटिव लगे आपको ब्याज, पर ये सत्य है। हमारे किसान आज भी आप देखें तो ऐसे ही मनी लेंडर्स पर निर्भर करते हैं, जो 32, 40, 45% तक के ब्याज दर पर उनको लोन मिलता है। चलिए, तो ये क्या हुआ, फाइनेंसिंग फंक्शन, ये भी मार्केट प्रोवाइड करता है। अब वो क्या है, वो जानता है हर साल मैं जाता हूँ उसके पास गेहूं लेके, अगले सीजन चावल लेके बेचने, तो मैं कहाँ भाग रहा हूँ, उसके पैसे लेके मैं चुका ही दूंगा। उसको अच्छे से मालूम है इस चावल को बेचने से जो मैं उगाऊंगा अगले साल, तो उससे कितने पैसे बनेंगे, कि मेरे ब्याज तो कवर्ड हैं, और मेरे पैसे तो कवर्ड है, और अच्छा खासा ब्याज में भी मैं पैसा कमा लूंगा। तो ये क्या हुआ, फैसिलिटेटिंग फंक्शन हुआ। वैसे ही अगर आप देखें तो मार्केट इंटेलिजेंस, मार्केट इंटेलिजेंस क्या हो गया, तो मैं मार्केट गया और मैं वैसे ही बोला कि मालिक मुझे तो अगले सीजन धान उगाना है, मुझे पैसे दे दीजिए।
तो मालिक बोले, मालिक मतलब जो बीच में कमीशन एजेंट हैं जो कि मुझसे खरीदते हैं सामान और हो सकता है अन्य किसी बायर को देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के कोई व्यक्ति हैं या फिर कोई बहुत बड़े एपीएमसी के ओनर, एपीएमसी के ही मान लीजिए वन ऑफ द एजेंट्स हैं, ठीक है। तो उन्होंने मुझे बोला कि यार तुम ऐसा करो, अगले सीजन में ना तुम धान मत उगाओ, धान उगा के कहाँ कुछ पैसे मिलते तुम भी जानते हो, क्यों ना तुम अगले सीजन में घरकिन उगा लो। घरकिन की बहुत ज्यादा डिमांड है, यूरोपियन यूनियन वाले कंट्रीज इसको मंगवा रहे हैं, इसको बस प्रोसेस करवाना है। मैंने 10 और किसान को ढूंढ लिया है, वो भी अगले सीजन के लिए घरकिन उगाएंगे। एक प्रोसेसर भी ढूंढ लिया है, तुम भी उगाओ, सबके सब घरकिन उगाना, प्रोसेस करवाएंगे, बॉटलिंग करवाएंगे और उसकी प्रॉपर सैनिटरी फाइटो सैनिटरी मेजर्स की चेकिंग होगी और उसको फिर यूरोप बेच देंगे और खूब पैसा ही पैसा, है ना। फिर 10 दिन में पैसे डबल, तो ऐसी बातें होंगी। तो ये क्या हुआ, दिस इज मार्केट इंटेलिजेंस। तो ये भी फंक्शन कौन करता है, मार्केट में ही होता है कि अगले साल क्या उगाया जाए। तो ये मार्केट इंटेलिजेंस वाला काम भी एपीएमसी ही करके देती है, जब किसान मार्केट में जाता है वहां पर बेचने जाता है। तो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग की अगर हम बात करें तो ये एंट्री 33 इन दी कॉन्करेंट लिस्ट में है, यानी यूनियन एज वेल एज स्टेट दोनों ही एग्रीकल्चरल मार्केटिंग पर लॉ बना सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं। यदि दोनों लॉ बनाएंगे तो किसका लॉ सबसे इंपॉर्टेंट माना जाएगा, यूनियन, जो सेंटर का लॉ है। तो अगर मैं आपको कंप्लीट मार्केट में क्या होता है ये समझाऊं तो देखिए कुछ इस प्रकार हो रहा है। एपीएमसी में क्या होता है, मान लीजिए मैं किसान हूं, मैंने क्या किया, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस फार्मर ने बनाया, उगाया, उगा के क्या किया, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो उगाया इसको लेकर ट्रांसपोर्ट किया, ट्रांसपोर्ट करके कहाँ गया, एक मार्केट की ओर चला। मार्केट में घुसने के पहले एक टोल गेट लगा है, तो जैसे ही टोल गेट पार करना है तो उसके लिए आपको देनी होगी एंट्री फी कलेक्शन। वो दरवाजा फाटक तभी खुलेगा जब उसके मुंह मीठे किए जाएंगे, तो दैट इज, और ही प्रॉपर है, एंट्री फी कलेक्शन होता है। तो एंट्री फी कलेक्शन के लिए टोल गेट गेट कीपर को पैसे देने होंगे। इसके बाद क्या करूंगा, अंदर घुस के मैं तो ठहरा गेहूं का किसान। गेहूं का किसान क्या करेगा, जाके बोलेगा ट्रेडर कहाँ है, ट्रेडर कहाँ है, ट्रेडर मुझे मिल जाएगा। ट्रेडर के साथ मैं हाथ मिलाऊंगा और बोलूंगा बताइए मालिक क्या ट्रेड आजकल, क्या गेहूं का कीमत चल रही है गेहूं की। तो बोलेगा देखो फलाना रुपया प्रति क्विंटल है, तो तुम तो मेरे अपने हो, तुम्हें इतना दिलवा दूंगा। तो दिस इज म्यूचुअल प्राइस जो कि ट्रेडर एंड फार्मर मिलकर तय करेंगे, दिस इज हाथ सिस्टम। और एक बार दाम तय हो गए उसके बाद क्या होगा, मेरे जो सामान में गेहूं लेके आया हूं उसकी अनलोडिंग होगी और गेहूं की ग्रेडिंग होगी, कौन से क्वालिटी का मेरा गेहूं है, जैसा मैं दावा कर रहा हूं उस क्वालिटी का है या नहीं। और उसके बाद पैरेलली जो मेरा ट्रेडर है वो एक बायर भी ढूंढ लेगा कि कौन सा बायर है जो कि ये गेहूं इस पर्टिकुलर क्वालिटी का खरीदना चाह रहा है। तो बायर मिल जाएगा और बायर को ट्रेडर वो सामान बेच देगा और बदले में ट्रेडर क्या करेगा, एक कच्चा बिल बनाएगा जो कि ट्रेडर बनाएगा, जो कि बायर को भी देगा, इस व्यक्ति को भी देगा, फार्मर को भी देगा और एपीएमसी को भी देगा कि देखो इतना गेहूं आया था, इन तीनों को मैंने तुम्हारे आंगन में, एपीएमसी के आंगन में, प्रांगण में, एपीएमसी के प्रांगण में मैंने मेरा गेहूं इस फलाना आदमी को बेच दिया, ये रहा तीनों का इनवॉइस, तीनों को इनवॉइस भी, बिल भी दे दूंगा। और इसके बाद क्या करेगा, बायर इसको अपने ट्रक में लोड करवाएगा और लेके मार्केट से निकल जाएगा और जहां बेचना चाहे वहां बेचेगा। तो ये क्या हुआ, ये प्रॉपर फ्लो चार्ट है कैसे एपीएमसी में काम होता है। आई होप आपको समझ आया। पर दोस्तों दिक्कत क्या है ना, ये जो फ्लो है आप खुद समझ सकते हैं, इट इज नॉट वेरी एफिशिएंट, ये एफिशिएंट मैकेनिज्म नहीं है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आइए डिस्कस करते हैं एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में क्या क्या चैलेंजेस हैं। देखिए सबसे पहले तो लाइसेंसिंग बैरियर है ना। जो कमीशन एजेंट्स होते हैं, ये जो एजेंट देखा आपने यहाँ पे, जो ट्रेडर था और ये सारे जो एजेंट्स हैं एंड जो ट्रेडर्स हैं, ये तभी किसी भी एपीएमसी से जुड़ सकते हैं जब उनका वहां पे शॉप हो और गोडाउन हो, यानी किसान का सामान स्टोर करने के लिए गोडाउन हो। तो इससे होता क्या है ना कि अक्सर जो एपीएमसी मार्केट है वहां पे कुछ ही कमीशन एजेंट्स काम करते हैं, कुछ ही ट्रेडर्स काम करते हैं और नए ट्रेडर को शॉप वगैरह लेने नहीं देते। तो इससे क्या होती है कि कुछ लिमिटेड ट्रेडर्स हैं, उनकी ही मोनोपोली हो रखी है इन मार्केट्स में, और साथ ही साथ आपस में ये लोग कार्टेलाइजेशन भी कर देते हैं। ये जो हाथ सिस्टम से दाम तय हुआ था ना कि चलो तुम गेहूं लाए हो, तुमको 800 रुपया प्रति क्विंटल, ऐसे ही मैं आपको रैंडम नंबर दे रहा हूं समझाने के लिए, 800 रुपया प्रति क्विंटल
मैं तुम्हें गेहूं की कीमत अदा करवा दूंगा, उतना तुम्हें कीमत मिलेगा। वो बोलेगा नहीं नहीं, तुम्हारे ट्रेडर तुमसे नहीं लेंगे, दूसरे ट्रेडर के पास चला जाएगा, तुम कितना दोगे? वो देखेगा, वो भी बोल रहा है 800 रुपये प्रति क्विंटल। तीसरे के पास गया, पूछा वो कितना देगा, वो भी 800 रुपये प्रति क्विंटल। चौथा ट्रेडर, वो भी कितना देगा, 800 रुपये प्रति क्विंटल। कारण क्या है? कारण क्या है ना, इस एपीएमसी में मान लो थोड़े से ही ट्रेडर्स हैं, मान लो कुछ 50-60 ट्रेडर हैं, 50-60 ट्रेडर मिलके क्या कर लिए, ये मिल के आपस में तय कर लिए गेहूं आएगा इस क्वालिटी का, इसको 800 रुपये प्रति क्विंटल से 1 रुपया ज्यादा ना तुम देना ना मैं दूंगा, तो अब करोगे क्या? तो इस प्रकार से कार्टेलाइजेशन हो रही है। तो किसान को सस्ते में दाम बेचना पड़ता है, और भले बायर इनके पास आए, मान लो एक बड़ी किसी कंपनी आई, उसने बोला कि हमें तो गेहूं से आटा बनाते हैं, हमको आटा गेहूं खरीदना है क्योंकि हम आटा बनाएंगे इससे। तो वो क्या करेंगे, वो भले बोले कि मैं तुम्हें 1000 रुपया प्रति क्विंटल तक दे दूंगा इस क्वालिटी के गेहूं का, तो वो क्या करेगा, बोलेगा ठीक है मालिक, दिलवा देंगे। तो किसान से इसने लिया 800 में, इसको बेचा इसने 1000 रुपए में, बीच में कमा लिया 200 रुपए, बस कुछ दिन तक अपने गोडाउन में शायद स्टोर किया हो। तो इस प्रकार से आप देखें तो क्या हो रहा है, कार्टेलाइजेशन हो रही है कमीशन एजेंट्स की। और कहीं ना कहीं इससे जो मार्केट है, ऐसा नहीं है कि इनके पैसे जमा लेने से और इनको पैसे मिलने से बहुत ज्यादा आप देखें तो इकोनॉमी एफिशिएंट हो रही है इस इलाके की। कुछ जाहिर सी बात है, जैसा हमने डिस्कस किया, ये सारे फंक्शंस ये लोग जरूर फुलफिल करते हैं। सो दे आर अ नेसेसरी इविल टू सम एक्सटेंट, कह सकते हैं आप। नेक्स्ट अगर आप देखें तो मार्केट चार्जेस, हाई इंसिडेंस है मार्केट चार्जेस का। जैसा मैंने आपको बताया, मुंह मीठा करना गेट में घुसने के साथ शुरू हो जाता है। जैसे ही किसान अपना सामान लेके मार्केट यार्ड में आता है, फाटक खुलने पे ही पैसे लगने शुरू हो जाते हैं। तो बहुत सारे इस प्रकार के मार्केट चार्जेस हैं। तो मार्केट फी अगर आप देखें तो अलग अलग जगह पे 0.5% से 2% तक जो किसान बेच रहा है वो मार्केट फी में ही खर्च कर देता है। इसके सिवा अन्य और चार्जेस होते हैं 2% के ऊपर। वे जब करवाने गया वेइंग चार्ज लगेगा, है ना, वैसे ही परचेज टैक्स लगेगा, बहुत सारे चार्जेस इसके सिवा भी लगते हैं। तो मोटा मोटी काफी अच्छी खासी कमाई किसान को एपीएमसी में खर्च करनी पड़ती है। अगर इतना चार्ज एपीएमसी को मिल रहा है तो बदले में एपीएमसी को क्या करना चाहिए, एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर बना के देना चाहिए किसानों को। फिर वो स्टोरेज के लिए हो, फिर वो ग्रेडिंग के लिए हो, फिर वो इंश्योर करना हो कि उनकी जो उनमें पेस्ट ना लग जाए, इसके लिए यूवी ट्रीटमेंट हो। तो इस प्रकार की इंफ्रास्ट्रक्चर एपीएमसी को मुहैया करवानी चाहिए। आप इतने पैसे क्यों लेते हो, गूगल कीजिएगा, है ना। नवी मुंबई में बहुत बड़ा एक एपीएमसी है, उसकी कितनी कमाई है, आप सरप्राइज हो जाएंगे। और क्या हालत है उस मार्केट की वो भी देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप देखें, अगले क्लास में मैं आपको बता भी दूंगा डेटा के साथ। चलिए, पर आप देखिएगा, खुद से गूगल कीजिएगा। वैसे ही नासिक मंडी की भी देखिएगा, एंड दिल्ली में भी काफी मंडियां, उनकी भी देखिएगा कितनी कमाई होती है सिर्फ चार्जेस से, और बदले में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर वो किसान को दे रहे हैं, बस फोटो देख लीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट है जो ग्रेडिंग मैकेनिज्म होनी चाहिए एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की, वो बस कागज पे एग्जिस्ट करती है कई एपीएमसीज में। तो फार्मर्स क्या होते हैं कि जो भी लेके आए सामान सबको एक साथ कहा कि यही ग्रेड है, तो प्रॉपर ग्रेडिंग ही नहीं होती। तो किसान को जो कीमत मिलनी चाहिए, A1 क्वालिटी का गेहूं लाए, A4 क्वालिटी का गेहूं लाए, सेम ग्रेड में डाल के एक साथ सबको A2 बोल के सबको मिक्स कर दिया, सबके प्रोड्यूस को, और उसी दाम में बेच दिया। तो ये क्या हुआ, तो किसान कैसे इंसेंटिवाइज होगा अच्छा क्वालिटी प्रोड्यूस बनाने के लिए, अगर उसको तुम अच्छे क्वालिटी के लिए इंसेंटिवाइज ही नहीं करोगे, पैसे ही नहीं दोगे ज्यादा। तो तीसरा अगर आप देखें तो एग्रीकल्चरल मार्केट का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुअर होता है। कोल्ड स्टोरेज यूनिट जो अगर आप देखें तो बस 1/3 मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं। ग्रेडिंग फैसिलिटीज जैसा मैंने अभी बात की, बस 1/3 मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं। तो बाकी एपीएमसीज बिना ग्रेडिंग के, बिना कोल्ड स्टोरेज के काम चला रहे हैं। तो पता नहीं किस चीज के पैसे फिर आप ले रहे हो, अगर ये भी नहीं प्रोवाइड कर रहे हो तो इसीलिए बहुत जरूरी है एपीएमसीज को रैशनलाइज करना चाहिए। नेक्स्ट अगर आप देखें तो डिमांड सिग्नल्स में बहुत लैग होता है। तो एपीएमसी का जैसा मैंने आपको कहा, एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शन इज मार्केट इंटेलिजेंस। क्या हुआ मार्केट इंटेलिजेंस? मार्केट इंटेलिजेंस मैंने आपको बताया कि किसान को पता चल जाए आने वाले दिनों में, अगले सीजन में किसका डिमांड होने वाला है, क्या ज्यादा वैल्यू फेच करेगा। तो इसलिए किसान को पता ही नहीं चलता है कि क्या डिमांड सिग्नल्स इस वक्त इकोनॉमी में हो रहे हैं। तो इसलिए किसान क्या करता है, जो पिछले साल का प्राइस ट्रेंड था ना, वो वही फॉलो करता है कि अरे
पिछले साल सरसों सब उगा दिए थे, तो सरसों की जो कीमत थी वो बिल्कुल से गिर गई थी। सरसों की कीमत कुछ इस प्रकार से, नॉर्मल रेट ये रहता था, सरसों की कीमत इस साल कुछ गिर गई थी, तो इस साल सरसों नहीं उगाएंगे। क्या होता है फिर, अगले साल जब सरसों की मार्केट पे पहुंचता है तब तक कोई किसान सरसों ही नहीं उगाया, तो सरसों की कीमत क्या हो जाती है, सातवें आसमान पर पहुंच जाती है। फिर यही होता है, सब किसान सातवें आसमान पे देखते हैं, अगले सीजन बोलते हैं अरे सब पिछले साल देखा था सरसों की कीमत कितनी हो गई थी, तो सब के सब सरसों उगाना शुरू कर देंगे और फिर सरसों के दाम गिर जाएंगे। तो इस प्रकार से सिक्लिकल जो ग्रोथ, इस प्रकार से जो सिक्लिकल मैनर में आप देखें तो जो ग्लट एंड स्कार्सिटी हो रही है, इससे किसान अपने आप को बचा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि डिमांड सिग्नल नहीं आ रहा है उनके पास कि क्या डिमांड सिग्नल है, उसमें बहुत लैग आता है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो नेशनल इंटीग्रेटेड मार्केट का बहुत बड़ा एब्सेंस है भारत में। तो अगर ये मैं डेटा दूं तो आप देख सकते हैं अखबार का है, एंड बहुत रिसेंट है आर्टिकल, 6 महीना पुराना डेटा है। सिर्फ 14% ऑफ एपीएमसी मंडीज एंड फार्मर्स ने इनाम ज्वाइन किया है। तो आज भी अगर आप देखें तो 20% से कम एपीएमसी मंडीज हैं जो कि इनाम का पार्ट हैं। तो इनाम का पार्ट होने से क्या होता है, ई नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट से क्या फायदा होगा, अभी हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। तो वो भी आप अगर देखें तो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ है इनाम भी। नेक्स्ट अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं एपीएमसीज में जो इंफॉर्मेशन चैनल एंड कंटेंट है कि किसान को पता चले कि क्या उगाना है, क्या मेजर कमोडिटी है, क्या घरकिन की डिमांड है, दूर विदेश में कौन है वो लोग जो मेरे घरकिन को प्रोसेस कर देंगे, मुझे घरकिन उगाने के लिए क्या करना चाहिए, मुझे घरकिन उगाना है तो मुझे कैसे, उसके लिए क्लाइमेट कैसा, वातावरण कैसा, सॉइल टाइप चाहिए, कैसे उसकी बॉटलिंग करनी है, तो वो सब बताने वाला कोई नहीं है। तो इसलिए क्या होता है, इंफॉर्मेशन चैनल्स एंड कंटेंट बड़े लिमिटेड हैं। तो जो इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन सिस्टम है किसान तक पहुंचता है वो लोकल अखबार है, एंड या फिर एपीएमसी जाता है तो डिस्प्ले बोर्ड होता है कि इस वक्त ये कीमत चल रही है, तो उसी पर वो डिपेंड करता है। एंड और अक्सर आप अगर देखें तो मेजर कमोडिटीज की ही कीमत पता चलती है और लोकल लैंग्वेजेस में भी कई बार नहीं मिलती है। इसके सिवा जो एसएमएस बेस्ड चैनल ऑफ इंफॉर्मेशन है उसको लेके पुअर अवेयरनेस है उनमें, तो ये भी कहीं ना कहीं एग्रीकल्चरल मार्केटिंग मोस्ट इंपॉर्टेंटली किसान तक अवेयरनेस नहीं ला रहा है कि क्या उगाए क्या ना उगाए। तो मार्केट इंटेलिजेंस में तो बहुत बड़ी फेलियर हो रही है करंट एपीएमसीज की। इसके सिवा जैसा मैंने बताया नेशनल इंटीग्रेटेड मार्केट नहीं है, तो होता क्या है ना, अलग अलग एपीएमसीज में इस प्रकार से जब आप देखें तो कार्टेलाइजेशन हो रही है लोकल लेवल पे, तो किसान क्या करेगा, अगर ई नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट बन जाएगा तो बोलेगा कोई बात नहीं, महाराष्ट्र का किसान महाराष्ट्र में हो सकता है कि नासिक मंडी में इस प्रकार की प्याज को लेके कार्टेलाइजेशन हो जाए, तो हो सकता है कि अहमदाबाद का कोई ट्रेडर बोले कोई नहीं मैं इतना दाम दे दूंगा मुझे बेच दो, तो ई नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट बन जाएगी इस प्रकार से, इनाम कहेंगे जिसको, या नेशनल इंटीग्रेटेड मार्केट हो जाएगी, तो नेशनल लेवल फिजिकल मार्केट हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि जो कार्टेलाइजेशन होती है लोकल लेवल पे कहीं ना कहीं वो सक्सेसफुल नहीं होगी और नेशनल लेवल रेगुलेशन हो जाएगा एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के दाम में। तो स्टेट में जो इंटर स्टेट डिस्पैरिटी होती है कीमत में वो नहीं होगी। इसके सिवा पब्लिक एक्सपेंडिचर बिल्कुल कम है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में। आप देखें तो जो टोटल पब्लिक एक्सपेंस है उसका बहुत कम, एग्रीकल्चर पे जो एक्सपेंस है उसका एग्रीकल्चरल मार्केटिंग पे 4 से 5% तक खर्चा हम करते हैं। तो मार्केटिंग पे तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर तो हम खर्चा ही नहीं कर रहे हैं। तो आइए कुछ स्टेप्स जान लेते हैं एग्रीकल्चरल मार्केटिंग के लिए क्या क्या स्टेप्स लिया गया है। जैसा मैंने बताया, एक इनाम है इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट, जिसने क्या किया है, जो होलसेल प्रोड्यूस मार्केट्स हैं पैन इंडिया उनको कनेक्ट कर दिया गया है एक ट्रेडिंग पोर्टल से। तो एक इलेक्ट्रॉनिक आप देखें तो इलेक्ट्रॉनिक लेवल पे एक इलेक्ट्रॉनिक आप देखें तो वो इस प्रकार का नेटवर्क है जिसमें क्या हो सकता है कि गुजरात का किसान गुजरात का ट्रेडर बिहार के किसान ने क्या प्रोड्यूस किया उसको खरीद सकता है। अगेन जैसा मैंने बताया बहुत कम आज के टाइम में भी एग्रीकल्चरल मार्केट्स इसका हिस्सा बने हैं। नेक्स्ट है दोस्तों एगमार्क नेट। तो एगमार्क नेट एक पोर्टल है जो कि क्या करता है, किसान को स्टैटिक डायनामिक इंफॉर्मेशन देता है। जैसा हमने देखा था एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या है, किसान तक इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचती है। किसान तक आप देखें तो जो डिमांड सिग्नल्स हैं ये क्लियर नहीं हो रहे, मार्केट इंटेलिजेंस नहीं आ रहा। तो इसके लिए बहुत सही बड़ा सा पोर्टल है जिसमें स्टैटिक इंफॉर्मेशन भी है इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड,
जैसे कि स्टोरेज कहाँ पर है, क्या कीमत है, वेयर हाउसिंग कहाँ है, क्या कीमत है, आपके आसपास कहाँ पे ग्रेडिंग हो रही है, कहाँ पे पैकेजिंग फैसिलिटी है, मार्केट रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी मिलती है, क्या किस क्रॉप की क्या कीमत चल रही है, मार्केट फी किस मंडी में कितना है, चार्जेस कितने हैं, वे करवाने के कितने चार्जेस हैं। इसके सिवा प्रमोशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी है कि क्या लेबलिंग करवानी है, ग्रेडिंग करवानी कैसे है, स्टैंडर्ड्स क्या मेंटेन करने चाहिए, क्या अगर आप एक्सपोर्ट ओरिएंटेड किसान हैं तो क्या सैनिटरी फाइटो सैनिटरी रिक्वायरमेंट्स आपको इंश्योर करवाने हैं, क्या होता है एसपीएस बैरियर्स होता है, बैरियर्स टू ट्रेड है, तो इस प्रकार का सैनिटरी फाइटो सैनिटरी बैरियर्स होता है। जैसे कि मान लीजिए हमारे मैंगोज को आप देखें तो यूरोपियन यूनियन ने रोक दिया था, कारण क्या थे, उससे कीड़े निकले थे हापुस मैंगो में, अल्फांजो में, तो अल्फांजो में कीड़े निकले थे, तो यूरोपियन यूनियन ने कहा कि नहीं नहीं, तुम्हारे कीड़े हमारे बाकी क्रॉप्स में भी लग जाएंगे और पूरा यूरोप तबाह हो सकता है, तो हम तुम्हारे मैंगो लेना बंद कर देते हैं। तो ये क्या हुआ, दिस इज अ फाइटो सैनिटरी बैरियर टू ट्रेड। तो इस प्रकार के ज्ञान दिया जाए किसान को, क्या सैनिटरी फाइटो सैनिटरी बैरियर है, तो ये सब भी नॉलेज होना चाहिए। इसके सिवा किस वैरायटी की क्या कीमत चल रही है एंड कितना इस वक्त डिमांड है, तो ये सारा चीज एगमार्क नेट में मिल जाता है। इसके सिवा एक बहुत ही अच्छा तरीका किया गया है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है। तो दोस्तों हुआ क्या, भारत में कोऑपरेटिव फार्मिंग का वक्त आया था, लेकिन कोऑपरेटिव फार्मिंग कहीं ना कहीं भारत में सक्सेसफुल नहीं हो पाई। कारण था कि किसान अपने जमीन के साथ बहुत एसोसिएटेड था, तो वो नहीं चाहता था कि ये बाकी सब किसान के साथ जमीन को मिला ले और उसमें सब मिलके खेती करें, तो कहीं ना कहीं ये मॉडल सक्सेसफुल नहीं हो पाई। बाकी जब लैंड रिफॉर्म्स हम चर्चा करेंगे तो उस पर भी जानेंगे। तो उसी कमियों को पूरी करने के लिए अब एक नया मॉडल लाया गया है, दैट इज एफपीओ। एफपीओ में क्या किया जाता है, किसान को कहा जाता है कि तुम अपने खेत में ही खेती करो, सबको अपने अपने खेत में खेती करो, प्रोड्यूस करो, लेकिन इन किसानों का एक गठन करके एक ऑर्गेनाइजेशन बना दिया जाता है। और ये ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है कि अपने जो इंडिविजुअल मेंबर्स हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के, मान लीजिए एक गांव में रहता हूं, उस गांव का नाम है मान लीजिए चांदखेड़ा, ठीक है, तो मैं इस गांव में रहता हूं, इस गांव में मान लीजिए मेरे आसपास 150 किसान हैं, सब अपनी अपनी जमीन पर खेती करते हैं, कोई चावल उगाता है, कोई गन्ना उगाता है, कोई गेहूं उगाता है, सब अपने अपने मजे में उगाते हैं। फिर क्या होता है दोस्तों कि एक सरकारी बाबू आते हैं और हमको बताते हैं, वो कहते हैं कि ऐसा करो ना जनाब, आप सब अलग अलग चीज मत उगाओ, आप सब के सब एक क्रॉप उगाओ, क्वालिटी भी आपको हम इंश्योर करवा देंगे। आपको एक ऑर्गेनाइजेशन बनवा देते हैं, आप 150 लोगों का, आप सब अपनी अपनी जमीन में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाओ और इसमें आप लोग मिल के थोड़े से पैसे जमा करो और फिर ये क्वालिटी का सीड लगाना, यही वाला क्वालिटी का क्रॉप लगाना, इसी क्रॉप का मान लो सबके सब आप लोग घरकिन उगाना शुरू कर दो। घरकिन क्या होता है, जाके जरा गूगल कर लो, खीरा जैसा दिखने वाला एक क्रॉप होता है, यूरोप में इसका अचार बनाते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं, तो बहुत मार्केट में पैसा मिलता है इससे। तो आप सब मिलके घरकिन उगाना शुरू कर दो, आप सबकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन है, अपना अपना जितना घरकिन लाओगे अपने जमीन पे उतना ही घरकिन जो मुनाफा होगा उसी रेशियो में हम मुनाफा बांट लेंगे, एक प्राइवेट कंपनी बन जाएगी, है ना। और फिर क्या करेंगे, हम सब मिलके जो पैसा जमा किए हैं उससे हम इंश्योर करेंगे घरकिन टॉप क्वालिटी का होगा। उसके बाद जब उग जाएगा तब हम पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट करेंगे, इंश्योर करवाएंगे कि इसमें कोई कीड़े वीड़े ना हो, तो सैनिटरी फाइटो सैनिटरी बैरियर्स टू ट्रेड यूरोप का ना लग जाए हम पर, यूवी ट्रीटमेंट कराएंगे, प्रॉपर बॉटलिंग करवाएंगे, अचार बनाएंगे और फिर बनेगा पैसा ही पैसा, सबके सब पैसा कमाना, सब खुश रहना। तो ये क्या हुआ, ये एक प्रकार का एफपीओ हो गया, जिसमें क्या होता है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वन क्लस्टर अप्रोच को हम फॉलो करते हैं ना। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट बनाते हैं, सबके सब किसान एक टाइप से काम करते हैं, इनका सब अपने ही जमीन पर काम कर रहे हैं लेकिन एक कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, इनकी खुद की कंपनी होगी, एंड जिसमें क्या करेंगे, ये स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट को क्रिएट कर सकेंगे जिसमें बेटर प्रोसेसिंग हो सकेगी, प्रॉपर मार्केटिंग चैनल्स का इस्तेमाल होगा, प्रॉपर ब्रांडिंग होगी, प्रॉपर बॉटलिंग होगी। तो इस प्रकार से कोई ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है, दैट इज एन एफपीओ, ठीक है। इसके सिवा एक पोर्टल बनवाया गया है, तो सरकार ने काफी प्रोविजंस लिए हैं, 2-3 साल हो गए, आई गेस 2017-18 में से काफी ज्यादा एक्टिवेट हो चुका है एफपीओ। इसके लिए स्मॉल फार्मर्स एग्री कंसोर्टियम करके संस्था है जो कि काफी ज्यादा इसके लिए काम कर रही है एंड इसको प्रमोट करवा रही है, हैंड होल्डिंग भी कर रही है। नेक्स्ट है मार्केट इंटेलिजेंस एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम पोर्टल, म्यूज पोर्टल। तो इसमें क्या किया जाता है, फार्मर को एडवाइजरी दी जाती है कि देखिए पिछले बार बहुत ज्यादा इस बार बहुत ज्यादा, पिछली बार बहुत ज्यादा कीमत बढ़ गई थी सरसों की, तो इस बार आप सब ये मत सोचिएगा कि वही सरसों की कीमत रहने वाली है, सब के सब सरसों मत उगाइए,
तो इस बार सिक्लिकल प्रोडक्शन होती है। तो इस प्रकार से कभी ग्लट होता है तो कभी आप देखें ग्लट यानी बहुत ज्यादा हो जाता है, तो कभी स्कैरसिटी हो जाती है। तो किसान को पता चल जाएगा कि भाई इस प्रकार का सिक्लिकल प्रोडक्शन हो रहा है। तो हो सकता है कि इस बार अगर सरसों के दाम पिछले सीजन में ज्यादा थे तो ये मत सोचिए कि इस सीजन में भी ज्यादा ही मिलेंगे। इस बार ग्लट की संभावना है, बहुत ज्यादा सरसों की खेती हो रही है, तो सरसों मत बेचिएगा अभी। हो सकता है इस बार सरसों का ग्लट होने वाला है। तो इस प्रकार का मार्केट इंटेलिजेंस अर्ली वार्निंग सिस्टम पोर्टल है जो फार्मर्स को एडवाइजरी भी इस प्रकार से इशू करता है। तो दोस्तों, अगर आप अनअकैडमी के बारे में कुछ भी प्रिपरेशन जर्नी से लेकर सब्सक्रिप्शन से लेकर लेटेस्ट ऑफर्स तक यदि कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप हमारे काउंसलर से जुड़ सकते हैं। काउंसलर का नंबर ये रहा, उनको बस KC10 कोड बताइएगा, आपको मेरी एडिशनल मेंटरशिप भी मिलती है। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके सिवा अनअकैडमी सिविल सर्विस चैंपियनशिप है मार्च 27 को, जरूर इसका हिस्सा बने। अगर आप इंटरव्यू देने वाले हैं तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट रन कर रहे हैं, सारे एलिजिबल एस्पिरेंट्स के लिए फ्री है, फ्लेक्सिबल शेड्यूल है, मॉक इंटरव्यू है एंड प्रीवियस ईयर ट्रांसक्रिप्ट भी आपको मिलेगा। आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया इंटरव्यू पैनल है हमारा एंड इन सभी के नॉलेज के द्वारा आपको मार्गदर्शन भी मिलेगा। तो अनअकैडमी लाइट प्रीलिम्स एंड सीसैट है, 2 प्रकार की टेस्ट सीरीज है, आप हिस्सा ले सकते हैं। 6 महीने की भी है, 1 साल की भी है। प्रीलिम्स एंड सीसैट हम दोनों कवर कर रहे हैं टेस्ट सीरीज में। तो 28 टेस्ट, 56 टेस्ट, 2 प्रकार के टेस्ट हैं, इनका हिस्सा बने। आइकनिक सब्सक्रिप्शन है, 1-to-1 लाइव मेंटरशिप है, मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस है, स्टडी प्लानर है, ये सब कुछ आपको मिलता है अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पर। तो 1 साल की अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन है 46,791 रुपीज, लेकिन इससे 3,000 रुपए ज्यादा में आपको हम कॉम्बो फ्री ऑफ कॉस्ट कॉम्बो प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें प्लस GS भी है और ऑप्शनल भी है और 3 मंथ की एडिशनल सब्सक्रिप्शन है। आइकनिक की 1 साल की कीमत है 57,041 और ऑप्शनल की 1 साल की कीमत है 24,750। तो इनका हिस्सा बने, यूज कोड KC10। UPSC बैचेस भी हैं, मार्च 23 से स्टार्ट हो रहे हैं, इनका हिस्सा जरूर बने। साथ ही साथ अनअकैडमी स्टोर है दिल्ली में, अगर अब तक विजिट नहीं किया तो अब जाएं, जरूर जाके विजिट करें। और बाकी जब भी अनअकैडमी आए यूज कोड KC10 फॉर गाइडेंस एंड मेंटरशिप। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।